हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं श्रद्धा झा जी, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2020 एग्जामिनेशन को क्लियर किया है एंड करेंटली शी इज पोस्टेड एज पीओ इन दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। स्वागत है श्रद्धा आपका स्टडी आईक्यू पर। हेलो दिव्यांशी। श्रद्धा, हमें बहुत खुशी है कि आप आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं, क्योंकि आज बस आप सिर्फ एग्जामिनेशन की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वही नहीं आप हमारे साथ शेयर करेंगी, बल्कि एक पीओ का एक्सपीरियंस किस तरीके से होता है और एस्पिरेंट से पीओ तक का सफर। तो श्रद्धा, हम शुरुआत इसी से करना चाहेंगे कि जब आप एक एस्पिरेंट थी, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही थी, तो आप एक पीओ एस्पिरेंट थी बट आप एक पीओ हैं, तो ये सफर थोड़ा सा हमें बताएं। ये सफ़र शुरुआत हुई 2019 में, जब मैंने सोचा कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करूं। और उसी समय जस्ट जब मैंने सोचा ही था तो उसके बाद आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज निकली थी, तो मैंने फॉर्म बस डाल दिया था। और फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो फिर मुझे लगा कि हाँ, तैयारी की ज़रूरत है, और अगर अच्छे से स्ट्रैटेजिकली तैयारी की जाए तो फिर ये एग्ज़ाम डूएबल है। श्रद्धा, यानी कि आप बहुत लोगों को ये समझा रही हैं कि ऑल्दो ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन अगर आप समझते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, तो एग्जामिनेशन इज वेरी मच डूएबल। किसी भी एग्जामिनेशन को करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी देखनी जरूरी होती है। सिलेबस देखिए, आप उसको स्ट्रैटेजी बनाइए। ये नहीं कि एग्जामिनेशन टफ हो रहा है डे बाय डे, तो नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज डूएबल। तो मैंने भी इसी तरह से किया। यूट्यूब से मैंने शुरुआत की, कुछ वीडियोस देखे, किसी टीचर्स को फॉलो किया कि हाँ कैसी स्ट्रैटेजी है, फिर धीरे धीरे वहां से सफर की शुरुआत हुई। श्रद्धा, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है उसको थोड़ा सा बताएं, और फिर बैंकिंग की तरफ इंक्लिनेशन किस तरीके से हुआ। जी, मैंने 10th कामिल हाई स्कूल से किया। मेरी 10th स्कूलिंग पटना से ही हुई है, और 12th भी। फिर उसके बाद कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई अपनी एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। फिर मैंने ग्रेजुएशन इग्नू से किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट था, मेजर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद फिर कुछ हुई कि हाँ ये करना है वो करना है, बट अल्टीमेटली बैंकिंग की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। श्रद्धा, जैसे हम इस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की तब आप एक पीओ एस्पिरेंट थी, आज आप एक पीओ हैं, क्या डिफरेंस अपने अंदर महसूस करती हैं? जब आप पीओ एस्पिरेंट होते हो तो आप रेस में होते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या लेवल बढ़ रहा है। नहीं, इफ द लेवल ऑफ एग्जाम अगर राइज भी कर रहा है तो फिर आप उस रेस में हो, आपको रियलाइज नहीं होता है। जब तक आप एग्जाम देख के उसकी एनालिसिस नहीं करते हो तो आप रेस में होते हो। जब आप पीओ बन जाते हो तो फिर लगता है वाह, रेस बंद हो चुकी है, नाउ इट इज स्टॉप्ड। तो वो लगता है कि हाँ, जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे अब उस डेस्टिनेशन पे आके रुक चुके हैं। तो ये वाली फीलिंग आती है। श्रद्धा, जब आप एग्जामिनेशन की शुरुआत किया था तो कैसे एग्जामिनेशन को समझा? पहले मैंने वीडियोस देखे देखे कि कैसे क्या बनाया जा रहा है, पजल्स एंड ऑल। हम 10 मिनट तक टाइम देते थे उसको, 10 मिनट 20 मिनट। मैं स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी देखती थी, सर मैं 20 मिनट से पजल सॉल्व कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। सेम हैपेंड विद मी, मेरे साथ भी वही हुआ। फिर मुझे लगा कि लगता है नहीं हो सकता है, बट देयर आफ्टर मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया, बोले हर कुछ हो सकता है, प्रैक्टिस सब कुछ कर सकता है। फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया, पजल्स को बहुत टाइम दिया। फिर उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रैटेजी रही है। और अब है कि 2 मिनट 3 मिनट में पजल्स बन जाते थे। जैसे आपने बात की पजल्स नहीं बनते थे इनिशियली और बहुत सारी और दिक्कतें भी आती थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पजल्स के प्रॉब्लम रहते हैं, रीजनिंग रहता है, तो कैसे खुद को मोटिवेट करना है अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन एस्पिरेंट है तो? किसी भी फील्ड की तैयारी करना, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी एग्जामिनेशन हो, डिफिकल्ट ही होता है। सब कुछ इजी नहीं होता है, सब कुछ केक वॉक नहीं होता है। तो फिर जब आप मोटिवेटेड खुद में रहोगे, या फिर आप सराउंडेड हो उन पीपल से जो आपको मोटिवेट करें, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। 10 मिनट में बन रहा है, कोई बात नहीं। आपने नई शुरुआत की थी, बहुत लोगों का आधा घंटे में भी नहीं बनता है। तो फिर धीरे धीरे आप उसे प्रैक्टिस करते रहो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो। अगर आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, हर कुछ पॉसिबल है। अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे, प्रीलिम्स की, और पहले प्रीलिम्स की और फिर मेंस की। प्रीलिम्स के लिए इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली मेरे स्कूलिंग ऐसे बैकग्राउंड से हुई है जहाँ पे इंग्लिश ठीक ठाक से पढ़ाया जाता था, ग्रामर वगैरह हर कुछ। तो मैंने इंग्लिश के लिए अलग से कोई क्लासेस किसी टीचर्स को फॉलो नहीं किया, बस मॉक्स देते रही। और मॉक्स देते देते फिर रियलाइज होता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस एरियाज पे आपको वर्क करना है। तो इंग्लिश के लिए तो मेरी बस यही स्ट्रैटेजी रही।
रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग मेरे लिए बहुत नया था, हर कुछ नया था, पजल्स। एंड लोग बोलते थे पजल्स मेरे इतने मिनट में हो जाते, 3-4 मिनट में, तो 10-10, 20-20 मिनट, आधा-आधे घंटे लगते थे। मेंस के तो बनते ही नहीं थे, बनते भी थे तो गलत बनते थे। तो फिर मैंने मेंस के लिए और प्रीलिम्स दोनों के लिए अंकुश सर को फॉलो किया था रीजनिंग के लिए। तो उनको ही फॉलो किया और उन्हीं की वीडियोस देखते रही बैक टू बैक, और उसके बाद प्रैक्टिस मैंने बहुत किया। अगर उनकी वीडियोस देखती भी थी एक, तो मैं 10-10 बार देखती थी। और प्रैक्टिस, मेन वही चीज़ है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो हर कुछ पॉसिबल है। तो रीजनिंग भी जहाँ मेरे 15-20 भी नहीं बनते थे, वहाँ मैं 30-32 आउट ऑफ 35 में बनाती थी। श्रद्धा, ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की, अब हम मेंस की बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमें एक साथ ही तैयारी करनी चाहिए और बहुत सारे सेक्शंस ओवरलैपिंग भी होते हैं। पहले ये हुआ करता था कि मेंस अगर आपको निकालना है, इफ योर करंट अफेयर्स आर गुड, अगर आप करंट अफेयर्स में ठीक हो तो मेंस आपका इजीली निकल जाएगा। बट अब जो भी एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि सिर्फ करंट अफेयर्स से मेंस नहीं निकलता है। करंट अफेयर्स अगर आपका अच्छा है तो वो आपको काफी अच्छा एज देता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको हर एरियाज में वर्क करना है, सिर्फ करंट अफेयर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। और मेंस की बात करें तो मेंस के लिए करंट अफेयर्स बोला जाता है कि इट्स द की फॉर क्वालिफाइंग मेंस एग्जामिनेशन। तो करंट अफेयर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ गौरव गर्ग सर को फॉलो किया। और क्योंकि लोग बोलते हैं कि इस सोर्स को फॉलो करो, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये ऐसा वैसा, बट आई कंप्लीटली स्टिक टू ओनली गौरव गर्ग सर। दैट वाज द की। एक 4 एजुकेटर्स को फॉलो करने से अच्छा आप किसी एक एजुकेटर को उनकी वीडियोस बार-बार देखें, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा सेट होता है, बिकॉज़ यू आर यूज्ड टू दैट एजुकेटर। तो गौरव गर्ग सर की जो बात है, वो कुछ अलग ही है, वो अलग तरीके से बिल्कुल बताते हैं और उनके पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल सही है। तो मुझे तो बहुत जमा उनसे पढ़ना, तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए तो सिर्फ गौरव सर को ही फॉलो किया। वी आर वेरी ग्लैड श्रद्धा कि हम आपके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, एंड आई एम श्योर गौरव गर्ग सर इज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। आगे चर्चा करते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे हम बात कर रहे थे, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, क्या आपने एक साथ इंटीग्रेटेड तैयारी की थी? जी, बिल्कुल। क्योंकि आप अगर मेंस की तैयारी करते हो, तो आप हाई लेवल सब कुछ, रीजनिंग, पजल्स जो भी हुए, मैथ्स, करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स, इंग्लिश, सब हाई लेवल की प्रिपरेशन करते हो। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स देते हो, तो फिर आपको कुछ नहीं लगता है। प्रीलिम्स के लिए बस प्रैक्टिस ज़रूरी है, बाकी सिलेबस तो सेम है, हर कुछ सेम पढ़ना है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। So, if you prepare for something higher, then easy ones are really easy for you, and it's nothing. श्रद्धा, ये तो हमने रिटन एग्जामिनेशन की बात कर ली, अब मॉक टेस्ट की बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एग्जामिनेशन का। तो आपने मॉक टेस्ट कब से देना शुरू किया? मॉक टेस्ट मैंने प्रीलिम्स से 1 महीने पहले से लेना शुरू किया था और मैं उसे डेली बेसिस पे देती थी। मैंने 2-3 मॉक्स को फॉलो किया था और उसी को मैं डेली बेसिस पे दिया करती थी। और फिर मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप मॉक देख कर के बैठ जाते हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप उसे एनालाइज़ करते हो कि जो आपने सही बनाया है, उसको और जल्दी कैसे बनाएँ और जो नहीं बना है, उसके लिए क्या करें? व्हाट थिंग्स आर देयर टू वर्क अपॉन? गौरव सर इसे बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं और वो इन बारे में भी बताते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिले उनसे। तो एनालिसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मॉक टेस्ट एक ऐसा जरिया है जब आप खुद आंकलन कर सकते हैं कि आप कौन से स्टेज में खड़े हैं और आपको कितना और मेहनत करना है इस एग्जामिनेशन में। श्रद्धा, आपने अपने एक जर्नी के बारे में एक वाक्य शेयर किया कि जब आप पजल सॉल्व करती थी तो काफी काफी टाइम लगता था, उसके बाद प्रैक्टिस से आपने टाइम को काफी कम किया। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक सेक्शन में आप काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और प्रैक्टिस छूट जाती है, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंस है, लेकिन प्रैक्टिस छूटने की वजह से आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो किस तरीके से उस सेक्शन को प्रैक्टिस में रहना है उस सेक्शन के? ऐसा कई बार होता है और कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब मैं रीजनिंग बनाती थी तो फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को भूल जाती थी। आई मेड श्योर कि करंट अफेयर्स ना छूटे, बिकॉज अगर वो पाइल अप होता है तो वे फिर वो कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रीजनिंग जब मैं करती थी तो क्वांट भूल जाती थी, फिर क्वांट में स्विच करती थी तो रीजनिंग भूल जाती थी। बट फिर बाद में जब आप मॉक्स देते हो तो मुझे एनालाइज हुआ कि दोनों को बैलेंस टाइम देना ज़रूरी है। तो मैंने शिफ्ट्स डिवाइड कर दिए। मैंने अगर 2 घंटे मैं रीजनिंग करती थी, फिर मैं 2 घंटे क्वांट करती थी। फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर करंट अफेयर्स किया। करंट अफेयर्स मैं हमेशा सुबह में करती थी, बिकॉज़ आप फ्रेश माइंड के साथ उठते हो, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से ग्रैब होता है। रीजनिंग और मैथ्स करने के बाद दिमाग बहुत टायर्ड हो जाता है, फिर कुछ मेमोराइज़ करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने इसी तरह से स्ट्रैटेजी अपनी बनाई थी। श्रद्धा, ये तो रिटन एग्जामिनेशन की बात हो गई, अब हम इंटरव्यू की भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे।
कैसा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था। फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, तो मैं काफ़ी नर्वस थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, मैं भी वीडियोस देखती थी कि हाँ भाई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। बट इंटरव्यू के ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, आपका कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए और फिर वो वहाँ पे जज करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। हाँ, नॉलेज तो होनी चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह तो आप पढ़ते ही हो, तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बिकॉज़ फाइनली आफ्टर सिलेक्शन यू आर गोइंग टू द बैंकिंग सेक्टर। तो फिर उस रिलेटेड तो पूछेंगे ही, तो वैसा मेरे साथ भी हुआ और अल्टीमेटली पर्सनैलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट और आपको डरना नहीं है। डरे तो फिर वो एनालाइज़ करेंगे ना कि आप डर गए ऐसा कुछ, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है। इफ इवन इफ यू आर नॉट रेडी विथ एनीथिंग, आप सीधा बोलो कि सॉरी सर, आई डोंट नो, आई लुक बैक व्हेन आई गेट होम। तो फिर उससे वो अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंटरव्यू तो मेरा, मैं भी बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी, लेकिन इट वेंट गुड, इट ऑल वेंट गुड। श्रद्धा, अभी काफी टाइम हो गया इंटरव्यू के, लेकिन कोई वाक्य आपको याद हो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस का जो आप हमेशा याद रखेंगी? हाँ, एक है एक्चुअली। जब मैं नर्वस हो जाती हूँ तो मेरा गला सूखने लगता है। सो मैंने पूछा कि बोले क्या यू आर कॉन्फिडेंट गर्ल, आप तो अच्छे से बोल रहे हो, सब कुछ अच्छे बोल रहे हो, तो फिर क्या हो गई, क्यों डर रहे हो? मैंने बोला मैडम मेरा गला सूख रहा है। तो बोले कि हाँ बेटा पानी पी लो, यू फील कंफर्टेबल एंड देयर आफ्टर यू स्टार्ट अगेन। तो फिर ये मुझे सही रहा कि इंटरव्यू बोर्ड काफी सपोर्टिव थी, ऐसा नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और फिर सिंपल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे जिसका मैंने जवाब दे दिया, और जो नहीं आता था मैंने बोल दिया कि आई डोंट नो, आई लुक बैक व्हेन आई गेट होम। श्रद्धा, हमने पूरी जर्नी के बारे में जाना, किस तरीके से आपने एग्जामिनेशन में खुद को प्रिपेयर किया। जब आप एक एस्पिरेंट थी और इस एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ाई करती थी, और आप जब एक पीयू हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रोल वाज मोर फिल्ड विद हार्ड वर्क? एस्पिरेंट की जर्नी काफी हार्ड वर्क भरी होती है। पीओ की जर्नी होती है, आप बैंक जाते हो, आप वहां से आते हो, योर वर्क इज डन। जब आप एस्पिरेंट होते हो तो आपको समझ नहीं आता है, आपको बस देखना होता है कि एग्जाम्स कब आ रहे हैं। यू डोंट थिंक अबाउट डे एंड नाइट, आप दिन रात लगे रहते हो। और बैंकिंग जॉब इज जस्ट 9 to 6, यू कैन से। तो ये इस तरह से रहता है, बैलेंस्ड रहता है। बट आप जब एस्पिरेंट होते हो तो कुछ भी बैलेंस नहीं होता है, आपको बैलेंस में लाना पड़ता है। तो यानी कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अभी आप अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि फिर लाइफ आसान हो जाती है। बट उसके फिर पहले लाइफ काफी आसान हो जाती है, फिर लाइफ काफी आसान हो जाती है। आप अच्छे से अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली पे ऑफ, और वो बहुत अच्छे से पे ऑफ करेगी। फिर आपको लगेगा हाँ लाइफ अब सेट हो गई। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना, बस पढ़ लो, ये कर लो, जॉब ले लो, फिर लाइफ सेट। वो गलत नहीं बोलते हैं। फिर आपकी जो भी प्रेशर होगी वो वर्क प्रेशर होगी, और फिर वो आपके ऑफिस आज तक ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। श्रद्धा, हम सेशन के एंड में आ चुके हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगी जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जिनका कुछ अटेम्प्ट्स हो गया है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक इट? मेरा आरआरबी में ये पहला अटेम्प्ट था, डजंट मीन कि मेरा बैंकिंग एग्जामिनेशन में पहला अटेम्प्ट था। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं, और फेलियर्स ही आपको स्ट्रांग बनाते हैं। आप एनालाइज करते हो, हाँ बुरा लगता है, डेफिनेटली बुरा लगता है कि एक अटेम्प्ट चला गया। बट बैंकिंग सेक्टर में आप हो, आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये भी तो देखो कि वैकेंसीज कितनी जल्दी आते हैं। और बैंकिंग जॉब, बैंकिंग एग्जामिनेशन इफ आई टॉक अबाउट, आपके रिजल्ट्स कितने जल्दी आते हैं। तो आप लगे रहोगे तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगी, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रीजनिंग में पजल्स लेट बनाते हो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स में अगर आपके नंबर सीरीज नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस ही आपको स्ट्रांग बनाएंगी। और आपको ये आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो डेफिनेटली आप अगल बगल वालों से मत पूछो कि कैसा रहा एग्जामिनेशन, क्या नहीं है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहो। मैं जब भी एग्जामिनेशन हॉल जाती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि फिर आप पैनिक हो जाते हो, और एग्जामिनेशन देने से पहले आप बिल्कुल एकदम काम कंपोज्ड रहो। मैं बिल्कुल एक 5 मिनट जैसे मेडिटेशन कर लिया, ऐसा मेरा वो रहता था, तो दिमाग बिल्कुल बैलेंस रहता था। बिकॉज आपको जो करना है प्रीलिम्स में 1 घंटे में ही करना है, मेंस में 2 घंटे 2.5 घंटे में ही करना है। तो फिर आप क्यों पैनिक होगे पहले से? तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप लगे रहे तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ रहा है, बिल्कुल ये है, ऑफकोर्स मस्ट है कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ ही रहा है। तो लेकिन कुछ भी नहीं रोक सकती है ये स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है कि 40% मार्क्स लाने हैं। अगर अब एग्जामिनेशन का लेवल डिफिकल्ट है तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। तो आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं आए, तो एग्जामिनेशन आपका डेफिनेटली निकलेगा। बिल्कुल। जैसे श्रद्धा ने कहा कि पैनिक नहीं होना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और क्योंकि जो भी आपने पढ़ाई की
उसको अक्यूमुलेट करके जो D-Day है वहां पे यूज करना है. Thank you so much, Shraddha, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you today. Good luck, थैंक and यू the सो मच entire दिव्या. team wishes you good health.